पिछले क्लास में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र किस तरह से ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन रिजीम से अलग है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ऑथोरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म जो है वो कैसे डेमोक्रेसी से अलग है। और हमने इस बात पर भी बातचीत की कि क्यों 21st सेंचुरी में, इस सदी में टोटलिटेरियनिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक किस्म के रिजीम हैं जो ऑथोरिटेरियन हैं और हमारे पास एक और दूसरी समस्या है, वो ये है कि बहुत सारी डेमोक्रेसी के अंदर में भी ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज हमको देखने में मिल रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से हम 20th सेंचुरी में या 21st सेंचुरी में डेमोक्रेसी, टोटलिटेरियनिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म को हम बहुत ही सीरियसली पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही जटिल विषय भी है। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में, है ना। तो आप में से कुछ लोग ये बात पूछ सकते हैं कि ये ऑथोरिटेरियनिज्म क्या है ना। तो ऑथोरिटेरियनिज्म को समझने के लिए हम लोगों को अथॉरिटी की जो थियरी है उसको समझना पड़ेगा कि अथॉरिटी होता क्या है, उसका थियरेटिकल ओरिजिन क्या है अथॉरिटी का। जब हम अथॉरिटी को जब समझ जाएंगे थियरी में, तो हमें क्या होगा ये समझना जो है, ये ऑथोरिटेरियन जो रिजीम है वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं अपने हर लेक्चर में मैं ये बात बार बार कहता हूं कि मैं वही रीडिंग्स पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं जो सिलेबस का हिस्सा है। और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसमें जो कि बीए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जा रही है 4th सेमेस्टर में, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसमें हमें डेमोक्रेसी, ऑथोरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म जो है यूनिट 2 में पढ़ना है। तो इसमें एक रीडिंग लगी हुई है, जो रीडिंग है एडवर्ड वेब की, EDWARD, एडवर्ड वेब की रीडिंग है। और इस रीडिंग का नाम है, एडवर्ड वेब ने एक चैप्टर लिखा है टोटलिटेरियनिज्म एंड ऑथोरिटेरियनिज्म। वो एक किताब है 21st सेंचुरी पॉलिटिकल साइंस ए रेफरेंस हैंडबुक, सेज पब्लिकेशन से पब्लिश है 2011 में, जिसको आपको एडिट किया है आपको इशियामा, टी फॉर टाइगर, ISHIYAMA, इशियामा, और मारिज़के, MARIJKE, मारिज़के, ब्रूइंग, BREUNING। अगर मैंने इनका नाम सही तरीके से उच्चारण किया तो ऐसे ही इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 21st सेंचुरी पॉलिटिकल साइंस रेफरेंस हैंडबुक जो सेज की है, इसी में एडवर्ड वेब की एक रीडिंग लगी हुई है टोटलिटेरियनिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म के बारे में। इसी से कुछ नोट्स लेके और कुछ मेरे पहले के जो मुताले हैं, जो मेरी पहले की पढ़ाई है, उसको मिला के कुछ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम आते हैं फिर ये पढ़ने के लिए कि अथॉरिटी जो है उसको हम कैसे समझें। तो अथॉरिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमको सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, मैक्स वेबर के पास चलना पड़ेगा, मैक्स वेबर के पास। और मैक्स वेबर से पूछेंगे कि सर आप ही बता दो भैया कि ये अथॉरिटी क्या होता है। तो मैक्स वेबर ने कहा कि अथॉरिटी जो है वो 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 3, 1 2 3, 3 तरह की अथॉरिटी होती है। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या अथॉरिटी होती है। तो इन्होंने कहा एक अथॉरिटी होती है जिसको हम कहते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी। एक अथॉरिटी है जिसको हम कहते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी।
दूसरी अथॉरिटी होती है उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी, और तीसरी अथॉरिटी होती है ये इसको हम कहते हैं करिश्माटिक अथॉरिटी। तो अब देखिए ये आइडियल टाइप है ये। हाँ, आप इसको बिल्कुल ग्राउंड पे हू बहू इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कहीं मिलता नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक आइडियल टाइप क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और ये बहुत चीज़ हमें एक्सप्लेन भी करती है, यूं ही नहीं है। मगर आप कभी इसको बिल्कुल ग्राउंड पे हू बहू ढूंढने की कोशिश ना करें, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये लीगल रैशनल अथॉरिटी क्या है। तो लीगल और रैशनल अथॉरिटी जो है वो जो होती है उसका वो रैशनल ग्राउंड पे आधारित होती है। वहाँ पे लीगलिटी का जो पैटर्न्स है वो उसको फॉलो किया जाता है, वो उसका नॉर्म होता है। और अथॉरिटी जो होती है वो हायर पोजीशन पे उसको एलिवेट किया जाता है, और वो जो है बिल्कुल एक रैशनल और एक लीगल पैटर्न पे बनी होती है। आप देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, उसमें आप देखेंगे कि जो लीगल और रैशनल अथॉरिटी है उसी पे बेस्ड है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, है ना। और ये मॉडर्निटी का भी एक मतलब क्या एपिटोम है, मॉडर्निटी की भी एक अक्कासी करता है, मॉडर्निटी का भी एक रूप है। जहाँ मॉडर्निटी होगी, जहाँ डेमोक्रेसी होगी, वहाँ की अथॉरिटी लीगल और रैशनल अथॉरिटी होगी। और यहाँ पे ये रैशनल इंटरप्रिटेशन जो है ये रैशनल बेस इसका है। और ये जो है जो ऑफिस चलाया जाता है, जो सिस्टम चलाया जाता है, जो अथॉरिटी जो होती है, जो संस्थाएं चलती है, वो रैशनल तरीके से चलती है, ना कि कोई रिलीजियस कस्टम से गाइड होती है या फिर कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से पूरी तरह से गाइड होती है। यानी इसको ये चलती है, ये अथॉरिटी जो है वो बेस है, इसका जो फाउंडेशन है वो रैशनल लीगल स्ट्रक्चर है, ना कि कोई प्रिमिटिव और कोई रिलीजियस और कोई कस्टमरी प्रैक्टिसेस है ना। और इसकी एक और सेंट्रल चीज है कि रूल ऑफ द लॉ पे बेस्ड है। तो अगर हम डेमोक्रेसी को देखेंगे तो डेमोक्रेसी भी रूल ऑफ द लॉ पे बेस्ड है, डेमोक्रेसी भी एक रैशनल सिस्टम है, डेमोक्रेसी भी एक लीगल और रैशनल अथॉरिटी है। डेमोक्रेसी के अंदर में भी डिवीजन ऑफ लेबर है, एक सेकुलर हायरार्की है। और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो कभी आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज से नहीं गाइड होते हैं, या ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स होते हैं वो उसको नहीं चलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर कोई व्यक्ति है और बहुत ही करिश्माटिक है, बहुत ही पॉपुलर है, या बहुत ही महान घर में पैदा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यही रूलर होगा। रूलर होगा इलेक्शंस के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा इलेक्शंस के थ्रू। एक सिस्टम है, आपको एक लीगल रैशनल तरीके से ही आप फॉलो करके उस ऑफिस को चला सकते हो। तो डेमोक्रेसी जो है वो है आपको लीगल और रैशनल अथॉरिटी से। लेकिन जो अथॉरिटेरियन रिजीम की हम बात कर रहे हैं, वो अथॉरिटेरियन रिजीम जो है वो वेबर का जो दूसरा कंसेप्ट है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, और तीसरा कंसेप्ट है करिश्माटिक अथॉरिटी, इससे मिला हुआ है। अब आपको मैं बताऊं कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी मैक्स वेबर के मुताबिक वो एक एस्टेब्लिश बिलीफ पे वो क्या है, वो आधारित है, वो जो है ट्रेडिशन पे आधारित है। और वो ट्रेडिशन ऐसा है कि बरसों बरसों से, सालों सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, सेंचुरी बाई सेंचुरी चला आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो, जैसा कि मैंने बताया, वो कस्टम पे है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस पे है, और उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, वो नॉन मॉडर्न है। और रूलर्स जो होते हैं वो मिलिट्री रूल भी होते हैं, वो रिलीजियस लीडर्स का भी रोल अदा करते हैं। यानी आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होगी वो मॉडर्न भी नहीं होगी, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर में डिफ्रेंशिएशन भी नहीं होगा, और उसके अंदर में लीगल रैशनल अथॉरिटी भी नहीं होगी, बल्कि वो कस्टम और बिलीव्स के ऊपर होगी। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे सोसाइटीज के अंदर में अभी भी जो उनके जो हेड होते हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी की वजह से होते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है उसी के बेस पे आप देखेंगे बहुत जगह अगर मोनार्की चल रही है
तो मोनार्की के अंदर में एक ही राजा है और एक ही किंग है, उसके बेटे और उसके बेटे हेरिडेटरी वो उसको क्या कर रहे हैं, उसको सक्सीड करें, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वैल्यूज पे है। रैशनल और लीगल तरीके से उसका कोई बेस नहीं है कि कोई मान लीजिए राजा का बेटा कैसे राजा हो सकता है, लेकिन चूंकि ट्रेडिशन और कस्टम्स में राजा का बेटा ही राजा, ऐसी परंपरा चली जा रही है, तो उसी को फॉलो किया जाता है। तो आप देखेंगे जो अथॉरिटेरियन जो रिजीम होता है उसके अंदर में ट्रेडिशनल अथॉरिटी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? वो लीगल रैशनल नहीं है, बहुत हद तक जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उसका वो इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं होता है, पावर का मैनिपुलेशंस भी होता है, पावर का आपका क्या है कि उसको कंसंट्रेशन भी होता है, और जो एक डिवीजन ऑफ जो अथॉरिटी होनी चाहिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, वो नहीं दिख पाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वेबर थे और बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यही ट्रेडिशनल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके बहुत कंट्रीज के बीच में जो पैट्रिमोनियल स्टेट था उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे पैट्रिमोनियल स्टेट काम करता था। वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी का ही इस्तेमाल करते थे और ट्रेडिशनल अथॉरिटी से ही उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। एक तीसरा अथॉरिटी है जिसको हम कहते हैं करिश्माटिक अथॉरिटी। करिश्माटिक अथॉरिटी जो होता है उसमें डिवोशन है, हीरोइज्म है, एग्जाम्पली कैरेक्टर है, और वो इंडिविजुअल है, उसको लोग फॉलो करते हैं, वो एक हीरोइक फिगर है, वो लोगों के लिए एक मिसाल है, और लोग उसको ये करते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसका एक असर है लोगों के ऊपर में, है ना। और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अथॉरिटेरियन रूलर भी होते हैं, बहुत सारे अथॉरिटेरियन रूलर हैं, बहुत सारे डिक्टेटर हैं, उनके अंदर में भी देखेंगे बहुत एक करिश्मा होता है, उनके एक बहुत बड़े फॉलोअर्स होते हैं, बहुत लोग उनको बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत। तो आप देखेंगे कि ये जो करिश्माटिक अथॉरिटी भी जो है वो भी लीगल और रैशनल सिस्टम पे नहीं है, और वो भी उसके अंदर में भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वो भी जो है आपको लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, वो भी इलेक्शंस के द्वारा नहीं चुनी जाती है, और जो भी एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स है, जो रूल ऑफ द लॉ है, उसका पालन नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति को ही सब लोग फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऑथोरिटेरियनिज्म को देखेंगे तो वेबर का जो कंसेप्ट है, वेबर का जो अथॉरिटी है, लीगल, रैशनल और करिश्माटिक। तो लीगल और रैशनल अथॉरिटी तो एक डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने में मददगार साबित होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो करिश्माटिक और जो आपका क्या कहेंगे जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, वो जो है वो एक्सप्लेन करते हैं बहुत हद तक ऑथोरिटेरियन रिजीम को और आपको टोटलिटेरियन रिजीम को। तो वेबर एक हद तक हमें बहुत हेल्प करते हैं। एक और चीज हमें याद रखनी चाहिए कि कभी भी हम लोगों को ऑथोरिटेरियन रिजीम को ये नहीं समझना चाहिए कि ऑथोरिटेरियन रिजीम का मतलब है कि जहां इलेक्शंस नहीं होता है। इलेक्शंस ऑथोरिटेरियन रिजीम में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तब भी ऑथोरिटेरियन रिजीम है, लेकिन अगर ऑथोरिटेरियन रिजीम में इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो इलेक्शंस जो है उसमें बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, वो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं है। वहां सिटीजन को आवाज नहीं अपना वोट कास्ट करने के लिए। वहां पे क्या है कि वहां पे सिटीजन को एक तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको एक तरह से दबाव डाला जा रहा है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ इलेक्शंस की ही बुनियाद पे हम डेमोक्रेसी को और लीगल डेमोक्रेसी को और टोटलिटेरियनिज्म को और आपको क्या कह रहे हैं ऑथोरिटेरियनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी चीज है। क्योंकि वो इलेक्शंस जो है वो ऑथोरिटेरियन रिजीम कई बार इलेक्शंस कराते हैं, इलेक्शंस को रीग करते हैं, इलेक्शंस को अपने तरीके से मोल्ड करते हैं, वोटर्स को प्रेशराइज करते हैं, और एक बार इलेक्शन से वो जीत जाते हैं तो क्या होता है, अपनी अथॉरिटी को उनको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है। यानी ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है उसके अंदर में लेजिटिमेसी भी हो सकती है, मगर उसके अंदर में कोअर्शन तो होगा ही होगा। तो कोअर्शन और आपको लेजिटिमेसी दोनों का जब मिश्रण होता है तो ऑथोरिटेरियन रिजीम हो जाता है। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है वो बिल्कुल वो डंडे की जोर से ही चल रही है, ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो वेबर का जो कंसेप्ट है, जो आपका अथॉरिटी को लेकर, खास को जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है और जो करिश्माटिक अथॉरिटी है, ये काफी हद तक एक्सप्लेन करता है ऑथोरिटेरियनिज्म को। और इसीलिए वेब ने अपनी इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र भी किया है कि जो ऑथोरिटेरियन रिजीम है उसको वेबर ने अपने ट्रेडिशनल रूल को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने
ट्रेडिशनल रूल की जो उनकी अथॉरिटी, इसका इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम थे उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जैसे पैट्रियोमोनियलिज्म और सुल्तानिज्म, है ना, इस सारी चीज़ों को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वेबर के कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इस लेक्चर में हमने क्या बात की, वेबर का जो कंसेप्ट है जो अथॉरिटी को लेके, वो कैसे हमें हेल्प कर रहा है हमें डेमोक्रेसी को और हमें ऑथोरिटेरियन रिजीम को समझने में। डेमोक्रेसी जो है वो लीगल अथॉरिटी पर बेस्ड है, रैशनल अथॉरिटी पर बेस्ड है, रूल ऑफ द लॉ पर बेस्ड है, डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड है, जबकि ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी के कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड है और करिश्माटिक अथॉरिटी के कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड है। और कई बार ऑथोरिटेरियन रिजीम इलेक्शंस कराती है लेजिटिमेसी पाने के लिए, और वो इलेक्शंस फेयर और फ्री नहीं होता, इसलिए हमें इलेक्शंस को नहीं समझना चाहिए कि यही मापदंड है डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन रिजीम में फर्क करने के लिए। और एक जो बहुत ही स्पेशल चीज है ऑथोरिटेरियन रिजीम का, कि भले उसके पास कुछ हद तक लेजिटिमेसी हो, लेकिन ये जो सिस्टम होता है ऑथोरिटेरियन रिजीम, उसमें कोवर्सन का होना लाजमी है। तो ये मैंने अभी आपको वेबर के जो कंसेप्ट हैं, जो ऑथोरिटेरियन वेबर का जो कंसेप्ट है अथॉरिटी को लेकर, जो उनका आइडियल टाइप है, इसकी मदद से मैंने ऑथोरिटेरियनिज्म को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि फीचर क्या है ऑथोरिटेरियन रिजीम के, क्या क्या होता है, कैसे हम इसको पहचानें, और डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में क्या फर्क है, इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।